नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हमें अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के विषय हिंदी साहित्य कक्षा 12 के इस प्रश्न पत्र का हल करेंगे। इसका समय था 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है 70। और ये जिला झुंझुनू का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। खंड ए में देखते हैं, एक अपठित गद्यांश आया है। उसमें क्या लिखा है कि तुलसी हमारे जातीय जनजागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी कविता की आधारशिला जनता की एकता है। मिथिला से लेकर अवध और ब्रज तक 400 साल से तुलसी की सरसवाणी नगरों और गांवों में गूंजती है। मिथिला साम्राज्यवादी सामंती अवशेष और बड़े पूंजीपतियों के शोषण से हिंदी भाषी जनता को मुक्त करके उसकी जातीय संस्कृति को विकसित करना है। हमारे जातीय संगठन के मार्ग में सांप्रदायिकता, ऊंच नीच के भेदभाव, नारी के प्रति सामंती शासक का रुख आदि आदि अनेक बाधाएं हैं। तुलसी का साहित्य हमें इनसे संघर्ष करना सिखाता है। तुलसी का मूल संदेश है मानव प्रेम को सक्रिय रूप देना, सहानुभूति को व्यवहार में परिणत करके जनता के मुक्ति संघर्ष में योग देना ही हमारा कर्तव्य है। इन सभी प्रश्नों के 5 प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। पांचों प्रश्न एक एक अंक के हैं। सभी के प्रश्न लिखित में आपके सामने आगे दिए गए हैं। ये पद्यांश था जो कि हरिवंश राय बच्चन की कविता है। नीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, इस शीर्षक से कविता है। कुल मिलाकर इसके 6 भाग थे और वही हमारे पाठ्यक्रम वही अपठित पद्यांश हमारे प्रश्न पत्र में है कि विश्व की संपूर्ण पीड़ा सम्मिलित हो रो रही, शुष्क पृथ्वी आंसुओं से पांव अपने धो रही, इस धरा पर जो बसी दुनिया वही अनुरूप उसके, इस व्यथा को से हो न विचलित, नींद सुख की सो रही, क्यों धरनी अब तक न गलकर लीन जल निधि हो रही। यहाँ लीज था, लीन शब्द है। देखते क्यों नेत्र कवि के भूमि पर जड़तुल्य जीवन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। अब यदि आप इनके प्रश्नों के सबके और उत्तर देना चाहें तो यहाँ पर भी दे सकते हैं, और बाकी हमने सबके लिखे हुए हैं प्रश्न है। जैसे पहले गद्यांश में देखें, उचित शीर्षक क्या है, तुलसी की कविता की आधारशिला क्या है, जातीय संगठन में बाधाएं कौन कौन सी हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो तुलसी इसका शीर्षक तो होगा लोक के कवि तुलसीदास। कविता की आधारशिला क्या है, जनता की एकता। जातीय संगठन में बाधाएं क्या हैं, जातीय संगठन में सांप्रदायिकता, ऊंच नीच के भेदभाव और नारी के प्रति सामंती सोच। और तुलसीदास का साहित्य मनुष्य को क्या बनना सिखाता है, तो तुलसी का साहित्य हमें मानव बनना सिखाता है। और तुलसी का साहित्य हमें इनसे इनसे किनसे, ये जो जातीय संगठन के हैं इनसे संघर्ष करना सिखाता है, एक संघर्षशील मानव बनना सिखाता है। और तुलसी के साहित्य का मूल संदेश है मानव प्रेम को सक्रिय रूप देना, सहानुभूति को व्यवहार में परिणत करके जनता के मुक्ति संग्राम में सहयोग देना ही हमारा कर्तव्य है। इस पद्यांश के यदि उचित शीर्षक की बात करें तो शीर्षक इसका यही है कि तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। आगे लिखा है क्यों धरनी अब तक न गल कर। पंक्ति में धरनी शब्द का अर्थ क्या है, धरती। शुष्क पृथ्वी आंसुओं से पांव अपने धो रही। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को बताते हुए उसकी परिभाषा लिखिए। तो अलंकार है मानवीकरण अलंकार, क्योंकि पांव धोना मनुष्य का कर्म है, और जब किसी प्राकृतिक पदार्थ या निर्जीव पदार्थ पर मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है, मानवीकरण अलंकार माना जाता है। परिभाषा और इसका उत्तर आगे हाथ से लिखे हुए नोट्स में है। इस धरा पर जो बसी हुई दुनिया है वह क्या कर रही है, यहाँ ऊपर की लाइन में है विश्व की संपूर्ण पीड़ा सम्मिलित होकर रो रही। तो सब लोग अपने अपने दुख को वहाँ पर दुख का बखान कर रहे हैं। कवि तीर पर क्यों नहीं रुकना चाहता, तो तीर का अर्थ यहाँ पर है किनारा से किनारे पर क्यों नहीं रुकना चाहता। तो कवि में उत्साह है, वो जोश में है, वह दुनिया में बदलाव लाने के लिए अपने आप को प्रेरित रखे हुए है, तो इसलिए वह नहीं रुकना चाहता है। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले 2 तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, और खालिस्तान छंद में पहले 4 चरण रोला के और बाद के 2 चरण उलाला के। तो इसके लिए जब छप्पे छंद का हमने पढ़ाया था तब हमने लिखा था, इसका एक सूत्र है छप छप रोऊं। तो रो से रोला और उ से उलाला, तो छप्पे छंद में रोला और उलाला आते हैं। जब कारण के अभाव में कार्य का होना प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर विभावना अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाएगा,
विभावना अलंकार माना जाता है। प्रतीप अलंकार का उदाहरण लिखिए। मानवीयकरण अलंकार की परिभाषा। बिंब विधान से क्या समझते हैं? उल्टा पिरामिड शैली, बीट, कार्नेलिया, ये तमाम एक कविता। एक कम का वर्ण विषय, हरगोविंद समदिया का गांव, नए शरणार्थी किसे कहा गया और शेर किसका प्रतीक है? ये तमाम प्रश्नों के उत्तर वहाँ लिखे हुए हैं। खंड ब में, जिसके प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 2-2 है, वहाँ कहानी में कथानक का महत्व है। पत्रकारिता लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 4 सावधानियां। विशिष्टता के आधार पर खबरों के प्रकार। पाथे हाथ जो पाथे थे, ठग ठाकुरों ने रात लूटे, निराला की कविता है। गीत गाने दो मुझे, और ढेले चुन लो कहानी के आधार पर आज के भारतीय समाज की विवेचना। आरोहण कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? तमाम उत्तर आगे हाथ से लिखे हुए हैं, जो कि आपके सामने यहाँ हम प्रस्तुत कर देते हैं। तो अपठित गद्यांश के जनता के कवि तुलसी की आधारशिला, जनता की एकता, सांप्रदायिकता, ऊंच नीच के भेदभाव और नारी के प्रति सामंती सोच। तुलसी का साहित्य हमें जातीय संगठन में आने वाली बाधाओं की पहचान करके उनसे संघर्ष करना व मानव के प्रति प्रेम करना सिखाता है। तुलसी साहित्य का मूल संदेश है मानव प्रेम। अपठित पद्यांश में शीर्षक है तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। धरणी का अर्थ धरती, अलंकार है मानवीकरण। और इसकी परिभाषा होगी कि जब किसी प्राकृतिक पदार्थ या निर्जीव पदार्थ पर मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार माना जाता है। यहाँ पर पाँव धो रही है, ये मानवीय क्रियाओं का आरोप है। और धरा पर बसी दुनिया बाकी लोगों की पीड़ा से बेखबर होकर अपना जीवन यापन कर रही है। दुनिया स्वार्थी हो गई है और दुनिया में व्याप्त असमानताओं व पीड़ाओं से कभी विचलित है। वे दुनिया को नई दृष्टि देना चाहते हैं, उनमें दायित्व बोध है, इसीलिए वे तीर पर रुकना नहीं चाहते हैं। खालिस्तान में 3 ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण, काव्य दोष, 28 मात्राएं, रोला और उलाला, छपे छंद, कारण के अभाव में विभावना अलंकार। प्रतीप का एक उदाहरण मांगा था हमसे, तो मुख सोहत है शशि सो, अरु शशि सोहत है तो मुख जैसो, कि तुम्हारा मुख शशि के समान सुंदर लगता है और शशि तुम्हारे मुख के समान सुंदर लगता है। प्रतीप अलंकार की परिभाषा है जब किसी पद में उपमेय को उपमान अथवा उपमान को उपमेय मान लिया जाता है तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार माना जाता है। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। मानवीकरण अलंकार कि जब किसी प्राकृतिक पदार्थ या निर्जीव वस्तु पर मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार माना जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। आगे चलते हैं। बिंब विधान क्या है? तो काव्य में शब्दों के प्रयोग से या शब्दों के माध्यम से मानव के मन, मस्तिष्क या कल्पना में दृश्य को सजीव कर देना ही बिंब विधान कहलाता है। अंग्रेजी में इसे इमेज या हिंदी में शब्द चित्र भी कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली की जो विशेषताएं हैं वो हैं कि इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण समाचार को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में समाचार लिखे जाते हैं। और इस शैली में 6 ककारों के जवाब प्राप्त होते हैं। बीट किसे कहते हैं? तो पत्रकारों के कार्य का विभाजन उनकी रुचि व ज्ञान के आधार पर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहा जाता है। एक कम कविता का वर्ण विषय है कि आज़ादी के बाद लोगों की जीवन शैली में आए बदलाव, बढ़ती असमानता, सामाजिक विद्रुपता, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी पर करारा प्रहार किया गया है तथा ईमानदार लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाई गई है। वे किसी लाचार या गरीब की लाचारी वह गरीबी का कारण उसकी ईमानदारी को मानते हैं कि ईमानदार है, वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो ईमानदार है। यदि धोखेबाज होता, भ्रष्ट होता तो क्या हो जाता? वह भी अमीर बन जाता। हरगोविंद समदिया जलालगढ़ गांव का था। नए शरणार्थी निर्मल वर्मा के पाठ से लिए गए हैं। यात्रा वृत्तांत से औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापित होने वाले लोगों को कहा गया है। शेर वह सत्ता के साथ साथ सुविधा भोगियों, नकली क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों तथा सह अस्तित्ववादियों का भी प्रतीक है। सत्ता का तो है ही है, साथ में इनका भी। कथानक कहानी में कथानक का क्या महत्व है? इसका उत्तर है कथानक कहानी का मुख्य या केंद्रीय बिंदु होता है। कथानक कहानी का ही वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं व पात्रों का उल्लेख किया जाता है। ये एक संक्षिप्त रूप होता है उसका। मतलब मोटे तौर पर आपने कोई कहानी पढ़ी और उसको यूँ बता दिया जाए कि नमक का दरोगा कहानी में क्या था, तो मुंशी बंशीधर था, आलोपीदीन था, इस प्रकार से पकड़ते हैं। पिताजी ये कहते हैं, कोर्ट में केस हार जाते हैं, घर आते हैं, घर वाले नाराज़ होते हैं और अंत में आलोपीदीन उससे मुंशी बंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं।
तो वो इसका कथानक हो जाता है। पत्रकारिता लेखन की सावधानियां क्या क्या हैं? 4 सावधानियां पूछी थी हमसे। तो वाक्य छोटे और वाक्य संरचना सरल होनी चाहिए, बोलचाल के शब्दों से युक्त भाषा होनी चाहिए, अशुद्धियों का ध्यान रखें और वो अशुद्धियां न्यूनतम हो। सूचना या समाचार तथ्यपरक एवं सत्य होने चाहिए। विशिष्टता के आधार पर खबरों के 3 प्रकार हैं: मुद्रित या प्रिंटेड जो अखबार में आते हैं, श्रव्य समाचार जो कि रेडियो पर सुने जाते हैं, और दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य टेलीविजन पर। हाथ जो पाथे थे, इसमें कवि क्या कहना चाहता है? भाव सौंदर्य यह है कि कवि निराला वेदना को कम करने के लिए गीत गाना चाहते हैं। वे मुश्किल वक्त के विषय में कहते हैं कि जीवन यापन करने के लिए जो कोई सहारा या संसाधन थे, जीवन की मुश्किल घड़ी में पूंजीपतियों ने छल कपट से वह भी छीन लिए हैं। यहाँ पाठ है संसाधन का, ठग ठाकुर पूंजीपतियों का, और रात है वह मुश्किल वक्त के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ढेले चुनलों के माध्यम से वर्तमान समाज पर टिप्पणी करनी थी। तो इस लघु निबंध में बताया गया है कि भारतीय समाज प्राचीन काल से ही धार्मिक कुरीतियों व मान्यताओं से ग्रस्त रहा है। इस कारण समाज में असमानता व भाग्यवादिता की अवधारणा बढ़ी है। भाग्यवादिता की अवधारणा वो ढेले चुनले में भी वही था। लोग अंधविश्वासों पर ज़्यादा यकीन करने लगे हैं। इससे मानव दब्बू व संवेदनहीन बन जाता है। कालांतर में मतलब कुछ समय के बाद शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण इनमें कमी आई है। शिक्षा व वैज्ञानिक नजरिए के कारण भाग्यवादिता व अंधविश्वासों का असर कम होता जा रहा है। जायसी के 12 मासा का काव्य सौंदर्य। तो जायसी के द्वारा रचित पद्मावत में रानी पद्मिनी और रतन सेन के प्रेम व नागमती के विरह का वर्णन किया गया है। नागमती के विरह की व्यापकता को प्रकट करने के लिए साल के प्रत्येक महीने को के मौसम के अनुसार उसका वर्णन किया गया है। इसी कारण इसे 12 मासा भी कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक में आए 4 महीनों के वीर वर्णन में कवि के द्वारा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रभावपूर्ण प्रयोग किया गया है। कवि द्वारा कवि द्वारा दोहा व चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और रचना की भाषा अवधि है। अगला प्रश्न था सूरदास के व्यक्तित्व की विशेषताएं। 3 विशेषताएं मांगी थी। ये सूरदास वो है, सूरदास की झोपड़ी, वितान पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ। तो सूरदास मेहनती व मितव्ययी था, कम खर्च करता था, परंपराओं में विश्वास रखने वाला था। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो चाहता था कि मैं अपने माता पिता को और वहाँ उनको मोक्ष प्राप्त प्रदान करने के लिए और कहीं उनकी अस्थियों का विसर्जन करने जाऊं। स्त्रियों का सम्मान करने वाला था। सौभाग्य के साथ यही हुआ था। वो उसका सम्मान करता था, दृढ़ निश्चय था। कितना ही उससे पूछा लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया कि वहाँ पर पैसे थे। और बच्चों की सी सरलता थी। जब बच्चे खेल की बात करते हैं तो सूरदास भी उनके साथ मिलकर अपने झोंपड़े की जली हुई राख को उड़ाने लग जाता है। उसके बाद था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ममता गालिया का साहित्यिक परिचय। किसी एक का लिखना था। हमने दोनों आपके सामने रखे हैं कि जन्म और जन्म स्थान 1898 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में मूल गांव था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का गढ़कोला। और बचपन का नाम था सूर्य कुमार। भाव पक्ष है। निराला छायावादी के साथ साथ प्रगतिवादी कवि भी थे, क्योंकि उनके साहित्य में शोषण का विरोध, शोषकों के प्रति घृणा व शोषितों के प्रति सहानुभूति के दर्शन होते हैं। बादल राग कविता में क्रांति का आह्वान है, वहीं वह तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी रचना है। आप प्रकृति व किसान से प्रेम करने वाले कवि भी थे। कला पक्ष में लिखेंगे कि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आप छायावादी व स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर भी माने जाते हैं। आपका रचना संसार विस्तृत है। आपके साहित्य में विचारों की व्यापकता, विविधता व गंभीरता दिखाई देती है। आपने संस्कृत शब्दों से युक्त कलिष्ट भाषा में भी रचनाएं लिखी, वहीं आम बोलचाल की भाषा में भी रचनाएं आपकी हैं। काव्य संग्रह में परिमल, गीतिका, अणिमा, बेला, नए पते, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा इत्यादि। उपन्यास लिखे आपने अप्सरा, अलका, बिलेसुर, बकरीहा, काले कारनामे, चतुरी चमार। और कहानियाँ थी शुकुल की बीवी व लीली। ममता कालिया का साहित्यिक परिचय इस प्रकार से है कि जन्म और जन्म स्थान वर्ष 1940, मथुरा उत्तर प्रदेश। भाव पक्ष में लिखेंगे ममता कालिया का भाषा ज्ञान उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों के प्रयोग से भी आप अपने साहित्य में जादू भर देती हैं। तत्सम व तद्भव के साथ साथ विदेशी भाषा के शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। आपकी भाषा प्रवाह युक्त व भावानुकूल होती है। विषय के अनुसार सहज अभिव्यक्ति आपकी विशेषता है। ममता कालिया का की एक कहानी है जिसका नाम है दूसरा देवदास।
शैली इनकी है। ममता कालिया जी ने वर्णनात्मक व विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। बीच बीच में व्यंग्य के दर्शन भी हो जाते हैं और पात्रों के चरित्र चित्रण में आपने मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है। उपन्यास आपके बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, कुल 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें 25 साल की लड़की व थिएटर रोड के कव्य प्रसिद्ध हैं। यह दीप अकेला, इसका हमें सारांश लिखना था, तो अजय के द्वारा या अजय के काव्य संग्रह बाबरा अहेरी से ली गई इस कविता में दीप व्यक्ति या व्यष्टि तथा पंक्ति समाज या समष्टि के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। कवि ने कहना चाहा है कि व्यक्ति एकाकी है, गर्व से भरा हुआ है, उत्साह से सराबोर है, प्रेम से पूर्ण है, फिर भी अकेला है। एकाकी या अकेले होने के कारण उसकी स्थिति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी समाज के साथ मिल जाने से होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे अकेला दीपक उतना आलोक या प्रकाश नहीं फैला सकता जितना कि दीपकों की एक पंक्ति फैलाती है। कवि का संदेश भी यही है कि जिस प्रकार एक दीपक के दीपकों की पंक्ति में मिल जाने पर पंक्ति का बल बढ़ जाता है, उसी प्रकार किसी गुणवान शक्ति संपन्न व्यक्ति के समाज में मिल जाने से समाज और व्यक्ति दोनों का महत्व बढ़ जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की ताकत बढ़ेगी, मजबूत व्यक्ति से समाज मजबूत होगा और मजबूत समाज ही मजबूत राष्ट्र बना पाता है। इसीलिए वे दिए को या दीप को पंक्ति में शामिल करने का संदेश देते हैं। आगे चलते हैं। अथवा था भरत राम के प्रेम पर टिप्पणी कीजिए। तो भरत बताते हैं कि राम मुझे अपना छोटा भाई मानकर भरपूर स्नेह देते हैं। बचपन से लेकर अब तक मुझ पर किसी प्रकार का क्रोध नहीं किया है। मेरा मन रखने के लिए कभी खेल में भी मुझे हराया नहीं है, बल्कि जिताया ही है। इसी कारण भरत भी अपने बड़े भाई राम से स्नेह करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों भाई परस्पर बहुत ही स्नेहशील थे। अगला प्रश्न है, यासर अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं 2 घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है, ये हमने वीडियो लगाया था, उसमें से स्क्रीनशॉट लेके लिया है कि लेखक भीष्म साहनी और उनकी पत्नी को भोजन पर आमंत्रित किया और तब स्वयं बाहर आकर स्वागत किया, स्वयं अपने हाथों से फल छीलकर खिलाए, स्वयं अपने हाथों से शहद की चाय बनाकर पिलाई। इसके अलावा जब भीष्म साहनी गुसल खाने गए तब यासर अराफात स्वयं तौलिया लिए बाहर खड़े थे। ये सभी ऐसी घटनाएं हैं जो यासर अराफात के आतिथ्य प्रेम को दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन था कि विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता है, खाऊ उजाड़ू सभ्यता के संदर्भ में हो रहे पर्यावरण विनाश पर प्रकाश डालिए। उत्तर में लिखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विशाल उद्योग स्थापित किए गए। इसके लिए या इनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति और हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अमर्यादित दोहन किया गया, पहाड़ काटे गए, जंगल उजाड़े गए, नदियों का प्रवाह रोककर बिजली बनाई गई, उद्योगों से निकलने वाली खतरनाक गैस पर्यावरण को दूषित कर रही है, अन्य अपशिष्ट नदियों व जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं, रसायन भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर उसे बंजर बना रहे हैं, मशीनों का शोर ध्वनि प्रदूषण बढ़ा रहा है, लिहाजा मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। इस सभ्यता ने समग्र रूप से मानव और जीव जंतुओं के लिए जीवन में बेचैनी भर दी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास की यह सभ्यता अपसभ्यता ही साबित हुई है। अब देखते हैं जो शेष बच गए थे वे प्रश्न। उन प्रश्नों के लिए हम पुनः प्रश्न पत्र पर चलते हैं और प्रश्न पत्र का तीसरा पृष्ठ देखते हैं। ये देखिएगा, यहाँ तक हम 14 नंबर के प्रश्न तक आ गए। अब 15वें में क्या पूछा गया है कि यदि हम किसी तरह, तो ये विष्णु खरे के सत्य नामक कविता से लिया गया है और इसकी व्याख्या आपको करनी थी। ये दूसरा जो इसका अथवा में है, ये सब जाति फटे दुख की दुपटी कपटी रहने जहें एक घटी, यह केशवदास के रामचंद्र चंद्रिका से लिया गया है। इसकी व्याख्या आपको करनी थी। आगे 16 नंबर के प्रश्न में किसान फसल की सेवा करता है, समय पर गन्ने तैयार हो जाते हैं। ये असगर वजाहत की लघु कथा साझा से लिया गया है और प्रजापति की अपनी भूमिका भूलकर कवि दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है। ये रामविलास शर्मा के पाठ के द्वारा लिखित निबंध यथास में रोचते विश्वम से लिया गया है। इसकी व्याख्या भी आपको करनी थी। और कुल मिलाकर 17वें प्रश्न में 4 निबंध दिए गए हैं, जो चारों निबंध में से कोई एक आपको अधिकतम 400 शब्दों की सीमा तक लिखना था। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब अनुमति, नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।